सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक आरोपों का पाठ नंबर 5 गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी, इसका आज हम छात्रों पठन करेंगे। जहां से हमने छोड़ा था बेटा, वहीं से इस पाठ का पठन करना शुरू करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले पेज नंबर 62 निकाल लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग से हम इस पाठ का पठन करना आरंभ करेंगे। पेज नंबर 27 स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन से। उससे पहले, पठन करने से पहले आपको अपनी पुस्तक और अपनी पेंसिल साथ में रखनी है, ताकि जो मुख्य बिंदु हैं उनको आप रेखांकित कर पाओ। क्लियर बेटा? पाठ शुरू करते हैं। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया, क्योंकि वो रमेश के साथ कहाँ चला गया था? शहर चला गया था पढ़ने के लिए। और वो गांव कब आता था? जब उसकी छुट्टियां होती थी। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा, वो कहाँ का रहने वाला था? ये छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चे, इसमें से आपको खुद ही बनाने हैं। वो कहाँ का रहने वाला था? लखनऊ। लखनऊ लौटकर पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। उसने अब अंदाजा लगाया उनके हाव भाव और उनकी बातों से कि अब वो उनके जो कि ये नहीं चाहते कि मोहन अब अच्छे से पढ़े और लिखे। क्लियर? बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती, वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती थी। बात क्या उठती थी और किस मुद्दे पर आकर खत्म होती थी, ये सुनिए। कि हजारों लाखों, वो क्या बात करते थे कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं, कि उनको भी नौकरी नहीं मिल रही, और तुम अभी 8 क्लास में हो, 8वीं कक्षा में हो। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। हाथ का काम मीन्स अपनी कारीगरी सीख ले, कि वो कुछ भी, जैसे उन्होंने दुकान के बारे में बताया कि वो कर ले, इससे पढ़ाई की भी जरूरत नहीं होती है। ये सारे ठीक है छात्रों। रमेश ने अपने किसी परिचित जो उनके जानकार थे, उनके प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया। टेक्निकल काम, उसको क्या बोलते हैं? तकनीकी। मोहन की दिनचर्या में जो उनका डेली का शेड्यूल था, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह पहले की तरह स्कूल भी जाता, और घर के जो कामकाज थे छोटे मोटे, जो उसकी मम्मी और बीवी रमेश के करवाया करती थी और आस पड़ोस के लोग करवाते थे, उनके बावजूद वो उन काम में भी व्यस्त रहता था, और उसके बावजूद वो पढ़ता भी था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष, 1.5 ईयर, 1.5 होता है छात्रों, 2 वर्ष का यह समय भी बीत गया, और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए क्या करने लगा? कारखानों और फैक्ट्रियों में चक्कर काटने लगा, कि उसको थोड़ा बहुत काम मिल जाए। छात्रों, इसको आपको रेखांकित करना है कि 1.5-2 साल जब वो समय बीत गया, जब वो रमेश के घर था, तो उसके बाद वो छोटी मोटी फैक्ट्री के चक्कर काटने लगा, या कारखाने में चक्कर काटने लगा, कि वहां उसे थोड़ा बहुत काम मिल जाए। वंशीधर कौन थे? उसके पापा जी। मोहन के पापा का नाम क्या था? वंशीधर। से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता था,
तो उत्साह के साथ वो क्या बताते थे कि उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते थे, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने उसको शहर रमेश के साथ भेज दिया था और उनके पापा यही सोच रहे थे कि मोहन अच्छा पढ़ लिख रहा है। मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन वह बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, कि मेरा बेटा मैंने शहर में भेजा हुआ है, जो मेधावी है, जो इंटेलिजेंट है, वो एक दिन जब गांव में आएगा तो एक बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ, जब उनके सामने असलियत आई, तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, उनको केवल दुख ही नहीं हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग, कि मेरा सपना टूट गया है, भंग हो गया है, विभाजन हो गया है, की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। वे लोगों को ये भी नहीं बता पा रहे थे कि मेरा सपना अब टूट चुका है। ठीक है छात्रों, अब उससे आगे करें। धनराम, अब ये धनराम की बात हो रही है इस पैराग्राफ में। धनराम ने भी, ये वो लड़का निकम्मा है जो काम नहीं करता था, अब उसकी बात देखिए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था, जिसको मोहन मास्टर के कहने पर डांटते थे या दुलारते थे, उसका नाम छात्रों क्या था? धनराम। अब उनकी बात है कि मोहन बचपन में मेधावी था और कैसे उसके पापा ने उसको शहर भेज दिया किसी दूसरे के साथ, और उन शहर वालों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, वो उससे छोटे मोटे काम करवाने लगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई से भटक जाए। और उसके विपरीत जो धनराम है, जो पिता था, जो उस समय इंटेलिजेंट नहीं था, अब छात्रों उसकी बात है। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछ लिया। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए, जैसे हम आप लोग क्या करते हो, असेंबली में बैठते हो जब ग्राउंड में, घास का तिनका उठा लेते हो और मुंह में डाल लेते हो, ऐसा ही उन्होंने किया। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए, दांत के अंदर घुसाते हुए उन्होंने बताया कि उसकी नियुक्ति हो गई है, कि उसकी कहीं डिपार्टमेंट में उसकी जॉब लग गई है, और शीघ्र ही, जल्दी ही जो विभागीय परीक्षाएं हैं, जो वहां के डिपार्टमेंटल की जो परीक्षाएं होती हैं, वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। जैसे ही वो पेपर देगा तो उसका पद बड़ा हो जाएगा जहां पर वो नौकरी कर रहा है, क्योंकि प्रमोशन के लिए भी पेपर देने होते हैं छात्रों। ठीक है, अब देखिए उसके बाद धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की, जो उनके मास्टर थे त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। ठीक है, धनराम के शब्द, आप छात्रों इसको आपको अपनी बुक में मार्क करना है, रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। क्या है? धनराम के शब्द क्या थे? मोहन लल्ला, जो मोहन बच्चा है, बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, कि जो मोहन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बचपन से ही इंटेलिजेंट थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। ये शब्द जब उन्होंने कहे वंशीधर से, तो उनके अंदर ये शब्द लग गए और वो उनको कचोटते रहे, चुभते रहे। अब उसके बाद देखिए, त्रिलोक सिंह जो मास्टर था उनका, उनकी बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई जो प्रसंग हैं, जो उदाहरण हैं, जो मोहन और धनराम जब बातें करते थे, उनका यहाँ पर छात्रों वर्णन किया गया है। अब देखिए उनके बारे में क्या वर्णन किया है। ठीक है, धनराम ने मोहन के हंसुए, हंसुए क्या बोला था मैंने, जिससे मिट्टी खोदते हैं, या जो लोहे की दरांती भी बोलते हैं जिसको, के फाल को बेंत से निकाल कर भट्टी में तपाया, उनको भट्टी के अंदर लगा दिया और वो गर्म हो गया, तप गया, और मन लगाकर उसकी धार कर दी। फिर उसको जो हथौड़ा था उसे पीट पीट कर, या तेज करने वाले हथियार था, उसकी धार लग गई। मीन्स वो चीज वो तेज
गई। गर्म लोहे को, अब आगे क्या कहते हैं, जिस प्रकार गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने से काफी समय लग गया था, धनराम ने उसे वापस बेंत बनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांग ली हो। क्लियर छात्रों? अब आगे देखिए, बेचारे पंडित जी कौन है यहाँ पर? मोहन के पिताजी, वंशीधर। पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो वे तत्काल बना देते। तत्काल क्या होता है? उसी समय उसको बना देते। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। ठीक है, अब मोहन ने, जब उन्होंने ये बात बोली, मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, निरुत्तर रहे। हसवे को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, वो उठा नहीं, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही न हो। उसको घर वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का जो माना जाता है कि जो ब्राह्मण जाति से हैं, वो पूजा पाठ के अलावा जो ये शिल्पकारी का काम है वो नहीं कर सकते। ये मान्यता है, लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पर मोहन क्या करता है? जैसे सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का, जो झुंड का लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता है। वो शिल्पकारों को अपनी श्रेणी का नहीं मानते। वो ये सोचते हैं कि वो छोटे हैं, निम्न श्रेणी के हैं। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। पहले क्या होता था, अगर किसी कारणवश वहां आना पड़ता था तो वो बैठते नहीं थे वहां पर, वो खड़े खड़े ही अपना काम निपटाने की या फिनिश करने की कोशिश करते थे कि हमें बैठना ना पड़े। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। और छात्रों, कहीं कहीं अब भी गांव में यही हाल है। जो निम्न श्रेणी के हैं उनको बैठने भी नहीं देते गांव में। अभी कई जगह पर तो सुधार हो चुका है, लेकिन कहीं गांव ऐसे हैं अभी भी जो पिछड़े हुए हैं और वो अभी ऐसा ही कर रहे हैं। वो लीक से हटकर नहीं चलना चाहते। वो ये सोचते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने रच दिया या कह दिया हम वो ही करेंगे। अब देखिए, लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। कि वो गांव से बाहर था, शहर में था मोहन, क्या वो इन परंपराओं से अपरिचित था? क्या उसको ये परंपराएं नहीं पता थी? वो जानता था। छात्रों, अब देखिए, धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ गया छात्रों। लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। वो असमंजस में हो गया मोहन का यह व्यवहार देखकर, लेकिन उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसको जो एक छड़ी थी लोहे की, उसको क्या करते हैं, पहले ताप में जलाया जाता है, फिर उसको जैसा भी आप शेप देना चाहो वो शेप उसका बन जाता है। वो कई प्रकार से धनराम कोशिश करता रहा, लेकिन एक हाथ में गंडासी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर, जिस पर वो रखकर चोट मार रहा था, उसका नाम क्या होता है छात्रों? निहाई। ये याद रखना है आपको बेटा। पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से
पा रहा था। उसको वो मोड़ने की कोशिश कर रहा था और निहाई पर जो लोहा रखा हुआ था वो सही से फिट नहीं था, इसलिए वो मुड़ भी नहीं रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर, उसे पहले तो संकोच हुआ कि अगर मैं कहूंगा पता नहीं ये मानेंगे या नहीं, फिर उसने इस शर्म को निकालकर देखिए क्या कहा, अपना संकोच उसने त्याग दिया और उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया, जो वो धनराम नहीं कर पा रहा था, और मोहन ने वो काम भी कर दिया। और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर, जिससे वो मार रहे थे, लोहे पर चोट कर रहे थे, उसकी बात है, लेकर अपनी नपी तुली चोट मारते हुए, ये नहीं है कि धक 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 मारते गए, नहीं, जहां पर उसको मारना था वहीं पर मारते हुए अभ्यस्त हाथों से, अभ्यास क्या होता है, किसी का आदी होना, लत जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिस की बात कर सकते हैं, हाथों से धोखनी फूंक कर, धोखनी क्या बोली थी मैंने, एक पाइप जिससे फूंक मारते हैं और भट्टी में फूंक से वो आग जल जाती है, उसको धोखनी बोलते हैं। जैसे आग बुझ जाती है, उसको फूंक मारते हैं तो आग जल उठती है। लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। जो काम धनराम से नहीं हुआ वो मोहन ने कर दिखाया। उस जो लोहे की छड़ थी उसको उसने कैसे गोलाई में कर दिया। ठीक है छात्रों, आगे चले। मोहन का यह हस्तक्षेप अपनी फुर्ती और आकस्मिक अचानक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। अवाक मोहन की ओर देखता रहा, वो चुप होकर मोहन की तरफ ही देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ, उतनी हैरानी नहीं हुई जितना पुरोहित, इसको छात्रों रेखांकित करना है, मोहन कारीगर है उसको हैरानी नहीं हुई। उसको हैरानी किस बात की हुई कि इसको छात्रों रेखांकित करो कि पुरोहित पंडित का खानदान का एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था कि ये जो मोहन है ये पंडित पुरोहित का बेटा है, वंशीधर का बेटा है, और आज इसने जो लोहार है उसका काम भी इसने कर दिया। कितनी चतुराई से, अकलबंदी से उसको इस बात की हैरानी हुई। वह शक्ति शंकित दृष्टि से, डाउट की दृष्टि से, शंका की दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। क्लियर? अब देखिए धनराम की जो संकोच थी छात्रों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, लास्ट पैराग्राफ है इस पार्ट का। धनराम की जो संकोच थी, जो शर्म थी, उसको असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन होकर मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती न हो, गोलाई को जांच रहा था कि जो उसने वो लोहा गोल किया था वो उसको देखता ही रहा कि क्या सच में मैंने ही किया है। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति करने की मुद्रा में देखा कि उसको स्वीकार हो जाए वो चीज कि मैं भी कर सकता हूं। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक क्या होता है छात्रों? रचनाकार, जो रचना दे सकता है किसी भी चीज को, जैसे मोहन ने कर दिखाया। एक लोहे की छड़ को सूझबूझ के द्वारा गोलाई का रूप दे दिया गया, इसको छात्रों रचनाकार बोलते हैं। किसी चीज का निर्माण करना अपनी सजीव बुद्धि के द्वारा, जिसमें न स्पर्धा थी ना कोई होड़ थी। स्पर्धा क्या होती है छात्रों? होड़, कोई कंपटीशन नहीं था इसमें जो मोहन ने किया।
और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था मोहन के अंदर कि मैंने हार या जीत करने के लिए या मुझे धनराम को नीचा दिखाने के लिए उसने ये किया, ऐसा उसके अंदर ये भावना मोहन के अंदर नहीं थी। छात्रों, ये पाठ सच में कितना अच्छा है कि आप अपनी सूझबूझ से कि कितने अच्छे, अगर आप इससे क्या एक और सीख मिलती है कि आप जब भी कुछ सीखते हो उसको प्रैक्टिकल करके सीखा करो, जैसा मोहन ने किया। जब हम प्रैक्टिकल करके किसी चीज को सीखते हैं छात्रों, वो हमें जल्दी याद भी हो जाती है और उस प्रैक्टिकल को हम भूल भी नहीं पाते। ये तो आप समझते हो। मान लो मैं आपको सब्जी बनानी सिखाती हूँ, ठीक है बेटा, आपने सब्जी सीख भी ली, लिख भी लिया कि हाँ ये पड़ेगा उसमें, क्या डलेगा, लेकिन जब तक आप सब्जी बनाना खुद नहीं बनाओगे तो आप सब्जी बनाना नहीं सीख पाओगे। उसमें कितनी हल्दी डलती है, कितना नमक डलता है, कितनी मिर्च डलती है, कितनी क्वांटिटी में क्या डलता है, ये आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलता है, जैसा मोहन ने कर दिखाया। ठीक है छात्रों, वैसे आप क्लियर ना ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हुआ। इस पार्ट के जो गलता लोहा के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगे। जो आपका शेड्यूल है, जो आपका शेड्यूल दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके पास पीडीएफ भेजूंगी। आपको वो क्वेश्चन आंसर अपनी जो फेयर नोटबुक है बेटा उसमें आपको कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करके ही जो अपने ग्रुप बने हुए हैं अपनी क्लास के, उस ग्रुप में आप जरूर भेजोगे। ठीक है, और कब भेजोगे? जो आपको शेड्यूल दिया गया है असाइनमेंट सबमिट करने का, उसी दिन आप भेजोगे। उस दिन आपके पास सारा दिन है। जब तक अगर आपने मान लो मैंने आज काम किया है और मुझे पता है 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं वो तुरंत कर देते हैं, लेकिन उस दिन आपको नहीं भेजना बेटा। एक जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, आप अपने सामने कैलेंडर पे लगा लो, जहां बैठ के पढ़ते हो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है, चाहे वो हिंदी का, इंग्लिश का है, जो भी है। ठीक है बेटा, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगली जो हमारी क्लास होगी, अगला जो हमारा प्रकरण होगा वो इससे अगला होगा। आपको रिवीजन टेस्ट का करना है। आपको ये भी पता है कि आपका रिवीजन टेस्ट का शेड्यूल चेंज हो गया है। 3 का पेपर अब 5 तारीख को होगा। किस लिए? रक्षाबंधन के कारण। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल। ठीक है, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना और काम करते रहना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो छात्रों, आप खुश रहो।